जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। तो आज मेरा फिजिक्स में लेक्चर 2 है मेरा। यहाँ आज बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और उनके मेजरमेंट, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या चीजें मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल्टीमीटर, इट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड, हाइट। इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। बेटा जो एयरक्राफ्ट होते हैं ग्राउंड से कितनी हाइट पर उड़ रहे हैं, कितने ऑल्टीट्यूड पर हैं, तो दिस ऑल्टीट्यूड इज मेजर्ड बाय ऑल्टीमीटर। तो प्रेशर बेस्ड डिवाइस से प्रेशर नाप के प्रेशर मेजर किया जाता है, प्रेशर के बेस पर ही हाइट इंडिकेट की जाती है। नंबर 2, एमीटर, एमीटर विच मेजर्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। जो बेटा एमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करता है, इन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेगा, ये एमीटर कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी जैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स में, तो जैसे लैबोरेटरी में मिली एमीटर भी यूज करते हैं। मिली एमीटर यानी विच मेजर्स द करंट इन मिली एम्पियर, वो मिली एमीटर हो जाता है। तो एमीटर को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा एम्पियर के अंदर, ठीक है। एनीमोमीटर, इसको स्मॉल ए लिख दीजिएगा, क्योंकि जब हम यूनिट लिखते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल ए लगा देते हैं। एनीमोमीटर ये बेटा विंड की स्पीड बताएगा। आपने देखा होगा कई बिल्डिंग पर ऐसे यानी बाउल की तरह 4 बाउल लगे होते हैं क्लब के ऊपर, डंडे के ऊपर, और चारों घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये बेटा एनीमोमीटर होता है जो स्पीड ऑफ विंड पता करता है, हवा किस रफ्तार से चल रही है, ये एनीमोमीटर से मेजर होता है। ऑडियोमीटर ये साउंड इंटेंसिटी को नापता है। तो इंटेंसिटी वर्ड ये होता है बेटा, जैसे साउंड है, लाइट है, इसकी इंटेंसिटी से मतलब ये है कि भाई ये एक सेकंड में, ठीक है, कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है पर स्क्वायर यूनिट एरिया से, यूनिट स्क्वायर एरिया से, या यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, साउंड डिलीवर कर रहा हूं, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो एक सेकंड में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर से कितनी साउंड एनर्जी डिलीवर हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा, ठीक है। इसको बेटा ऑडियोमीटर से मेजर करते हैं। नाउ बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, यानी मरकरी बेस्ड मीटर होता है, देखा होगा आपने बैरोमीटर, जैसे लैबोरेटरी वगैरह में लगा के रखते हैं। जैसे एंट्री होती है लैबोरेटरी में, सबसे पहले आपको बैरोमीटर और थर्मामीटर मिलता है। थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करेगा, बैरोमीटर यानी आपकी लेबोरेटरी में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किस प्रेशर पे आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक होता है बच्चों बोलोमीटर, बोलोमीटर हीट रेडिएशन को मेजर करता है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा ये, जब इसके ऊपर हीट रेडिएशंस गिरते हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन को इंडिकेट करेगा। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ये हीट का मेजरमेंट करता है, ये कॉपर का बना होता है। किसका बना है बेटा, ये कॉपर का बना होगा, मेड ऑफ कॉपर, यानी मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी लिक्विड वगैरह होता है, वाटर, खासतौर से वाटर इसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। फिर वाटर में कोई हॉट ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया जाता है, फिर टेम्परेचर चेंज, इस तरीके से हम हीट का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हीट के मेजरमेंट के लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बेटा फैदोमीटर, जो फैदोमीटर है ये डेप्थ को मेजर करेगा। जैसे सी वगैरह के अंदर हमें डेप्थ पता करनी है, तो ये भी प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, तो फैदोमीटर मेजर द डेप्थ। नाउ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा ये सर्किट में प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करेगा, प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा, किसी सर्किट में करंट है या नहीं, गैल्वेनोमीटर पता करेगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी इंडिकेट करेगा गैल्वेनोमीटर। अब यहां देख रहे हैं आप, एमीटर जो है मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, फर्क देख लीजिएगा, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। एमीटर measures the value of electric current in the circuit, while galvanometer only measures presence. It detects the presence and direction of current. It does not measure the current. तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब आगे लेक्चर होगा गैल्वेनोमीटर का जिक्र होगा तो मैं इंडिकेट करूंगा व्हाई गैल्वेनोमीटर
is not used to measure the value of electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्यों मेजर नहीं करता है? तो यहां ध्यान रख लीजिएगा, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है, इसलिए बेटा ये करंट को मेजर नहीं कर पाता है। सिर्फ ये मेजर कर लेगा, ये पता कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि सर्किट में करंट है या नहीं, प्रेजेंस बता देगा, डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू नहीं बता पाएगा करंट की। वैल्यू कौन बताएगा? एमीटर बताएगा, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना है, कितने यूनिट चल रहा है, कितने एम्पियर चल रहा है। नाउ नंबर 10, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बेटा रिलेटिव डेंसिटी को इंडिकेट करेगा। कोई चीज रिलेटिवली यानी पानी के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में कोई चीज कितनी भारी है या हल्की है, ठीक है। अगर पानी के रेस्पेक्ट में चीज भारी होगी, पानी के ज्यादा डेंसर होगी, तो पानी में डालते ही वो पानी में डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। अगर पानी से हल्की होगी तो इट विल नॉट सिंक इन द वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी जैसे मैं बात करूं, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है आइस का रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, 0.9 के आसपास है, यानी वाटर से कम है। वाटर का 1 यूनिट है, ये 0.1 है, तो इसका मतलब अगर वाटर में आइस को डालेंगे इट विल नॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पूरी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर होगा, तकरीबन 10-11% ऊपर होगा, बाकी नीचे रहेगा, ठीक है, फ्लोट करती रहेगी लेकिन नीचे सबमर्ज नहीं होगी। तो यही रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, यानी किसी मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी के मुकाबले कितनी ज्यादा या कितनी कम है, इट इज मेजर्ड बाय द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मेजर करेगा, ठीक है। एक होता है जो मिलते जुलते टर्म है, ये हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी मेजर कर रहा है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जानते हैं वाटर वेपर से पैदा होती है। जितनी ज्यादा वाटर वेपर्स होगी, वाटर वेपर का मतलब यह है कि बेटा जब पानी खोल रहा होता है तो लगातार भाप में बदलेगा, वाटर वेपर्स में बदलेगा, ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे वाटर बॉडीज जो होती है, नदी नाले और समुद्र वगैरह, ये यहां सबसे वाटर जो है इवेपोरेट, लगातार इवेपोरेशन होता हुआ एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है लगातार बढ़ते रहते हैं, तो हाइग्रोमीटर इसी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, वाटर वेपर्स के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में मेजर करेगा। नाउ लैक्टोमीटर, बेटा लैक्टोमीटर एक तरीके से हाइड्रोमीटर का ही स्पेशल केस है, हाइड्रोमीटर का ही स्पेशल केस है, ठीक है। ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, ठीक है। ये भी रिलेटिव डेंसिटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क। जैसे दूध वाला मिल्क लेकर आया, उसमें इंप्योरिटी है या प्योरिटी है, ये कैसे एसेस करते हैं? हम लैक्टोमीटर से करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैनोमीटर, मैनोमीटर गैस के प्रेशर को मेजर करता है। बैरोमीटर इधर लिखा था मैंने, बैरोमीटर इट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेगा, ठीक है। जैसे गैस का सिलेंडर है, उसमें कितनी जो हमने गैस भरी हुई है, कितने प्रेशर पर है, ठीक है। या जैसे हम पेट्रोल पंप पे बाइक वगैरह के अंदर, स्कूटर में, कार के अंदर हवा भरवाते हैं, वो कितने प्रेशर पर है, तो ये सब प्रेशर किससे पता चलता है? मैनोमीटर से पता चलता है। एक बेटा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है स्क्रू गेज। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर। ये बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बाल से बारीक चीजों को नापता है, ये बिल्कुल बाल से बारीक, ठीक है। यानी 0.01 मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को, 100th पार्ट को एग्जैक्टली मेजर कर लेता है, एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर कहलाता है। मल्टीमीटर, अब बेटा जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर जैसे घरों में आप इलेक्ट्रिशियन से कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आया घर पे, है ना, तो इलेक्ट्रिशियन के पास मल्टीमीटर होता है। एक रेड और ब्लैक कलर की वायर होती है, इधर से उधर लगाता रहता है, फिर मेजर करता है, ठीक है। तो वहां क्या क्या करता है मल्टीमीटर? करंट की कंटिन्यूटी को चेक करेगा, करंट की वैल्यू को बता देगा, वोल्टेज की वैल्यू को बता देगा, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज दोनों को, एसी करंट डीसी करंट दोनों को बता देगा, और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का ये भी मेजर कर लेता है। तो 3 काम ये एक साथ करता है, इसलिए इसका नाम भी है मल्टीमीटर। अब बेटा एक होता है पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी होती है ना, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि अगर बैटरी और सेल को
ठीक है, मैं उनकी एनर्जी नहीं ले रहा हूं, उनसे करंट नहीं ले रहा हूं। कोई सेल है मेरे पास, मान लो ये सेल है, इससे मैं एनर्जी नहीं ले रहा हूं, तो इस टाइम इसके सिरों पर, इसके एंड्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या कहलाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। ये पोटेंशियोमीटर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द ईएमएफ, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल एक्यूरेटली। सेल के बेटा ईएमएफ को हम पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, लेकिन अगर वोल्टमीटर यहां लगाएंगे सेल के अक्रॉस, वो एग्जैक्ट नहीं नापेगा, क्योंकि वोल्टमीटर बेटा कुछ करंट अपने अंदर ले लेगा, जबकि पोटेंशियोमीटर से बैलेंस्ड कंडीशन में ईएमएफ को मेजर करता है। बैलेंस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर करंट नहीं लेता है, ठीक है। तब जाके बेटा यानी किससे करंट नहीं लेगा, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है जिसका ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, उसके सेल को, उसके ईएमएफ को या उसकी करंट को काउंटर बैलेंस कर देगा। यानी जब ये मेजर कर रहा होगा पोटेंशियोमीटर ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सेल जो है उस टाइम अपना करंट बाहर नहीं दे रहा होगा, सप्लाई नहीं कर रहा होगा, ओपन सर्किट के अंदर होगा। तो ध्यान रखिए, जब सेल अपना या बैटरी अपना करंट दे रहे होते हैं तो क्लोज्ड सर्किट में होते हैं, और जब बिल्कुल फ्री अपना करंट नहीं दे रहे हैं सेल और बैटरी, तो ओपन सर्किट के अंदर कहलाते हैं, ठीक है। एक बेटा होता है पायरोमीटर, ये हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, यानी प्लैटिनम से बना हुआ एक हमारे पास थर्मोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर, जो हाई रेडिएशन या फर्नेस वगैरह जो होते हैं, भट्टियां जो होती हैं, स्टील बनाने की फर्नेस जो है, ब्लास्ट फर्नेस जो है, उनके टेम्परेचर को पायरोमीटर मेजर कर देता है, ठीक है। तो ये सब बेटा यहाँ पे हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं। अब बेटा ये 18 राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन, radio detection and ranging. Radar radio detection and ranging, it detects the direction of velocity, distance of aeroplane, ठीक है। यानी जो एरोप्लेन का या इवन जो जैसे क्रिकेट या टेनिस की जो बॉल होती है, जब सर्विस दी जाती है टेनिस से, है ना, या क्रिकेटर जो है उसकी जो फास्ट बॉलर है, उनकी जो बॉल चल रही है टुवर्ड्स द बैट्समैन, उसकी रफ्तार क्या है, ये सब राडार टेक्निक या राडार सिस्टम से मेजर की जाती है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये एरोप्लेन की वेलोसिटी या कितनी दूरी है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, ये सब पता हो जाता है ना। एक होता है बेटा सेक्सटेंट, एंगल बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। दो हमसे दूरी पर, यानी दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या दो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उनके टॉप हमारी आंख पर कितना एंगल इंड्यूस कर रहे हैं, ये हम सेक्सटेंट से पता कर लेते हैं। इवन जैसे कोई टावर है, जैसे ये टावर है, ठीक है, और हम यहां पर हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है टॉप से, ये एंगल भी बेटा हम सेक्सटेंट की मदद से पता करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आर्मी वगैरह के अंदर या ऐसे डिफेंस सर्विसेज के अंदर, कि भैया सामने वाली हाइट कितनी है, ये पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ना, उसी हिसाब से फिर आगे का मूव रहता है। नाउ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका मतलब क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेटा ये जो टेक्निक है, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, बताएंगे इसको पूरा जब साउंड के बारे में जिक्र करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल तक कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव जो शिप है, शिप में अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की गई और वो नीचे चलती है गहराई तक, और या तो कोई सबमरीन है वहां से टकराकर ऊपर आ रही है, या गहराई तक पहुंचकर, या कोई बीच में बाउल्डर पत्थर वगैरह है वहां से टकराकर ऊपर लौट कर आ रही है। तो जब वो ऊपर लौट कर आती है तो डिटेक्ट कर लिया जाता है, इससे उन्हें उसकी डेप्थ का अंदाजा लग जाता है। तो सोनार टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। एक होता है स्पीरोमीटर, ये व्हीकल वगैरह के अंदर लगा होता है स्पीड मेजर करने के लिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले भी जिक्र किया मैंने। ये किस पर बेस्ड होता है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्पीरोमीटर। ये व्हीकल की स्पीड पता कर लेता है। बाइक वगैरह में, कार वगैरह में आप देखते हैं मीटर जो चल रहा है, स्पीड आप देखते रहते हैं उसमें, कि अब ये 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, कि भाई कहीं हम लिमिट से ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं किसी हाईवे पे, ठीक है। तो उसे देखते रहना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। तो ये स्पीडोमीटर होता है विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल।
ठीक है ना। इसकी मैं अभी बाद में लास्ट में बात करूंगा। स्फेरोमीटर, जो स्फेरोमीटर होता है बेटा, जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, जैसे ये लेंस है मेरे पास, बताइए कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो कर्वेचर है ऊपर और नीचे, ठीक है, इसका रेडियस पता करने के लिए, इस कर्वेचर का रेडियस पता करने के लिए, या कोई और स्फेरिकल बॉडी है उसका कर्वेचर या रेडियस पता करने के लिए स्फेरोमीटर इज यूज्ड। एक होता है बेटा टैकोमीटर, ये रिवॉल्यूशन काउंटर है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मालूम कहा, जैसे हम फैन वगैरह को देखते हैं, जैसे एग्जॉस्ट लेने गए, कूलर का एग्जॉस्ट लेने गए, तो उसमें वो बताता है कि भाई 1400 आरपीएम का ये एग्जॉस्ट लगा लीजिए, या 1200 आरपीएम का लगा लीजिए, या 1800 का लगा लीजिए। 1400 आरपीएम का बहुत चलता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में अगर आपका 1400 आरपीएम है, इसका मतलब एक मिनट में 1400 रिवॉल्यूशन करेगा, राउंड काटेगा पूरे पूरे। तो ये किससे पता होते हैं? टैकोमीटर से पता होते हैं। ये रिवॉल्यूशन काउंटर भी कहलाता है, या आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट मीटर भी कहलाता है। थर्मोमीटर तो आप जानती हो बेटा, जो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करेगा। अच्छा, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है किस यूनिट में होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर याद करिए, फ़ारेनहाइट के अंदर। किसमें? फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो थर्मोमीटर ये हो गया। अब एक यूडोमीटर, ये रेनफॉल को मेजर करता है। ये रेन गेज है एक तरीके से। कहीं पर जैसे बारिश हो रही है, कितने सेंटीमीटर बारिश हो गई, कितने मिलीमीटर बारिश हो गई, ठीक है, तो यूडोमीटर से मेजर किया जाता है, या रेन गेज भी कहते हैं इसको। अब वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, यानी दो तारों के बीच करंट फ्लो हो रहा है, या एक तार में करंट चल रहा है ऐसे करके, ये करंट ऐसे फ्लो हुआ, ये करंट चल रहा है ए से बी तक, तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, इसे नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। तो वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक बेटा वोल्टामीटर, मिलता जुलता टर्म है, बस एक का फर्क है। वोल्टामीटर ये अमाउंट ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। मैंने एक बार भी जब माइकल फैराडे का नाम लिया, मैंने कहा भाई लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बनाए उन्होंने, और इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में होता है बच्चों, जिस बर्तन में करते हैं, जिस सेल में करते हैं, उसी का नाम वोल्टामीटर है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन, या अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बेटा हम इसे पता कर लेते हैं। समटाइम इट इज कूलम मीटर भी कहलाता है, कूलम मीटर भी बोल सकते हैं इसको। ये होता है बेटा वोल्टामीटर। एक लास्ट में है क्या, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता, तो ई से है इलेक्ट्रोस्कोप। मैंने पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखे हैं इसको, तो एक छूट रहा था, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, जैसे 11, 12 और छोटी क्लास में बच्चे इसको बनाते भी हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को बॉटल के अंदर लेके, एल्यूमिनियम फॉइल है उसके जरिए बना देते हैं, बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, यानी किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। कई बार हम ऐसे इसको रगड़ते हैं ना, ऐसे प्लास्टिक को अपने हाथ से रगड़े, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज है या नहीं पता कैसे होगा, ठीक है, तो इसकी डिटेक्शन कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए। तो इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। इट डज नॉट मेजर द चार्ज, चार्ज को मेजर नहीं करेगा, सिर्फ डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये सब बेटा ये बातें थी हमारी इसमें फिजिक्स के अंदर। जब भी हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, ये ABCD पता होना चाहिए, साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए, इनकी डिस्कवरी पता होना चाहिए, इंडियन साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरी पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो है या टेक्नोलॉजीज किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये सब बारीक हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। जो भी बेटा हमने अभी तक यहाँ पे लिखा है, जो भी साइंटिस्ट का नाम हमारे पूरे फिजिक्स में कई बार रिपीट होगा, हर साइंटिस्ट आएगा, ठीक है, वो चीजें हम फिर से दोबारा लेते चलेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं जो स्टार्ट करूंगा, कई बार जैसे फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का यूज बहुत हो जाता है, ठीक है, तो कुछ हमें जैसे कई बार जब हम यूनिट बनाते हैं, जो हम पहला चैप्टर लेंगे, पहला लेसन लेंगे, वो डायमेंशन और यूनिट का ही होगा, तो उसमें कई बार हमें कैलकुलेशन करनी होंगी। कैलकुलेशन छोटी कैलकुलेशन होती है, कोई बड़ी नहीं, मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें एकदम एक्यूरेसी होना चाहिए। तो कुछ इक्वेशन हम कैसे यानी इक्वेशन फ्रेम करके हम सीख सकते हैं, किसी का हमें यूनिट लिखना है, ठीक है, जो हम यूनिट अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि सिंपल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है। और दूसरा छोटी छोटी क्वांटिटी, जैसे मैं ले लूंगा आज मास की बात कर लूंगा, एक वॉल्यूम ले लूंगा, ये छोटे छोटे टर्म्स ले लूंगा आज। जैसे बेटा अब जैसे कुछ मैथमेटिक्स जो हमारी हेल्पिंग टूल बन जाता है, मैथमेटिकल टूल्स जो काम आते हैं फिजिक्स के अंदर में, ठीक है। कोई बिगनर होता है, हो सकता है आप में से कई बिगनर हो, कईयों के पास हो सकता है साइंस ना हो, ठीक है, और वो तैयारी यानी मिलिट्री एकेडमी के लिए कर रहे हो, तो उस टाइम बेटा हमें ये छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सम important mathematical concept। कुछ बेटा मैथमेटिकल कंसेप्ट, जैसे नंबर 1 हम लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है बच्चों x + 2 = 5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालना ना, ये कहलाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x या सॉल्यूशन फॉर x। यानी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूशन फॉर x। यानी x की कौन सी वैल्यू प्लेस की जाए यहां पर कि x में, यानी कौन सी वैल्यू में, x की कौन सी वैल्यू में 2 ऐड करें जिससे 5 आ जाए। तो ये सिंपल सी इक्वेशन रहती है x + 2। तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 2 को इधर ले जाइए, 5 - 2, तो x = कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो x = 3, सही से बना देता हूं मैं, तो x = बेटा 3 आ गया, ठीक है। अगर ये मान लो ऐसे लिखा होता 2x + 2 = 5, अब मुझे x निकालना होता, ठीक है। अब हम क्या करते, फिर से 2 को इधर ले जाइए, 2x को यहीं छोड़ेंगे, x वाली टर्म इधर ही छोड़ेंगे, है। अब 2 को इधर ले जाओ, 5 - 2 इट इज 3, 2x, x = 3/2, ये 3/2 आ गया, ठीक है। और देखते हैं ऐसे छोटी छोटी चीजें। बाकी बच्चे तो जानते ही हैं, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते रहे हैं या उनके पास 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है बेटा ax + b = c, फिर से मुझे x चाहिए, तो x के लिए क्या करूं मैं, ax को तो यही लिखा रहने दो, c को इधर ट्रांसफर कर दो, c - b, hence x = c - b/a, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे बेटा मेरे पास लिखा है f = Gm1m2/r²। अब एक फॉर्मूला दे दिया, मेरे से कह रहा है कि g के लिए फॉर्मूला फ्रेम करो, फ्रेम द फॉर्मूला फॉर g के लिए फ्रेम करो फॉर्मूला। अब g के लिए फॉर्मूला कैसे फ्रेम करें कि भाई g को तो यहां रहने दो, r² को इधर ले जाओ, इधर जो नीचे है इधर आके मल्टीप्लीकेशन हो गया, f × r² Gm1m2। अब देखो m1 m2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, मुझे तो खाली g चाहिए, तो इस पूरे m1 m2 को नीचे ले आओ, तो ये fr² में डिवाइड हो जाएगा, hence g = fr²/m1m2, याद है। तो बेटा ये जो इस तरीके के छोटे छोटे मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, ऑपरेशंस हैं, ये आपको यूनिट ड्राइव करने में, जैसे मैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, वहां पर आपको जी का यूनिट लिखना होता है, तो आप बेटा पहले फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो जी का इसका यूनिट भी लिखेंगे, जब यूनिट की बात करेंगे। अभी इसका फॉर्मूला फ्रेम कर लिया मैंने, ये वहां काम आएगा जब मैं इसका यूनिट लिखूंगा, ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज की और बात करता हूं, इसका भी बहुत यूज करते हैं फिजिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, और बेटा ये कौन से ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वैसे तो इतना बना दे तो चल जाता है काम, फिर भी मैं 90 लिख रहा हूं, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। बेटा जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं,
राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारी ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी, ठीक है। यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, एक बार उसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, ठीक है, ये हाइपोटेनस कहलाती है। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या लिखते हैं बेटा इसको? हाइपोटेनस। और बीसी जो हो गया इसका बेस हो गया, कि भाई ट्राइंगल किस पे रखा हुआ है, वो बेस हो गया। ये लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। एक साथ लिख देता हूं ऐसे, ये वाली साइड जो है ए बी, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हाइपोटेनस 90 के सामने की जो खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। तो सबसे पहले बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखते हैं। सबसे पहले साइन लिखते हैं। साइन, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। ये एंगल क्या बोलते हैं इसको? थीटा। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? थीटा। थीटा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन। सिन नहीं बोलेंगे, पाप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइन। एक लिखते हैं साइन थीटा, एक लिखेंगे कॉस थीटा, एक लिखेंगे टैन थीटा। एक साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब इनकी देखो वैल्यूज कैसे कैसे लिखते हैं उसे समझ लीजिए। अब देखो यहां पर एक ये चीज ध्यान रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित, ऐसे लिख देता हूं हिंदी में, पंडित बद्री प्रसाद, चलो पूरा लिख देता हूं उसे, पंडित बद्री, भाई किसी का नाम तो नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो अब यहां पे पी पी एच, सबसे पहले पी यहां पे परपेंडिकुलर हो गया, पंडित का पी और हर का एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर बेटा बद्री का बी, सबका एक एक शुरू कर, इनिशियल लेटर ले लीजिए, इनिशियल अल्फाबेट ले लीजिएगा। बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, पी यानी प्रसाद अपॉन बोले, यानी पी ओवर बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब इनका उल्टा कर दीजिए, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन पी हो गया, इसका उल्टा सेक होता है, एच अपॉन बी हो गया, एच अपॉन बी, इसका उल्टा कर दीजिए, बी अपॉन पी हो गया। अगर मैं इस रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं कि भाई परपेंडिकुलर कौन है यहां पर? ए बी, हाइपोटेनस कौन है? ए सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, और ये क्या हो गया? उल्टा लिख दीजिए, ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया। अब कॉस थीटा बी अपॉन एच, बेस अपॉन, बेस कितना है? बी सी, और बेटा हाइपोटेनस कितना है? ए सी, ये उल्टा कर दो यहां पे, ए सी अपॉन बी सी। अब यहां tan थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, कॉट बेटा इसका उल्टा कर दो, बी सी अपॉन ए बी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये कई बार हमें जरूरत पड़ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, कई बार फिजिक्स में बेटा छोटी छोटी चीजें ये हम बीच में भी बताते चलेंगे यहां पर, ठीक है। तो आज बच्चों में लेक्चर यही रखता हूं, इतना रखता हूं। आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मास ले लेंगे, अब फिजिकल क्वांटिटी, अब धीरे धीरे फिजिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे, कोर फिजिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके बेटा, पढ़ते रहिए ढंग से।